नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए जो इंग्लिश है उसकी यूनिट 1 का नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग यह यूनिट है। इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम लिसनिंग के जितने भी प्रश्न हैं और आज तक के आए हुए जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। सिस्टमेटिक इस बार जो है हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, चाहे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर। इसके अगले पार्ट में यानी यूनिट 1 के अगले भाग में हम स्पीकिंग के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि लिसनिंग क्या होती है। व्हाट इज लिसनिंग? श्रवण क्या होता है? लिसनिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध के साथ श्रवण करना किसे कहते हैं? लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड। श्रवण का अर्थ होता है साउंड्स को, ध्वनियों को रिसीव करना। एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडियाज और थॉट। जो विचार, जो आइडियाज एक्सप्रेस्ड किए जा चुके हैं, अभिव्यक्त किए जा चुके हैं, उनके मीनिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना और ध्वनियों को सुनते रहना, ये क्या कहलाता है? ये आपके श्रवण कहलाता है। तो ये बात हो चुकी है लिसनिंग के बारे में कि लिसनिंग होती क्या है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। अगला हमारा बिंदु है इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या है, यानी जो हम सुनते हैं, हमारा जो श्रवण कौशल होता है उसका क्या महत्व है। तो इसका हमारा पहला महत्व है लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द स्पीच साउंड। स्पीच साउंड का मतलब बोले गए जो ध्वनियाँ हैं, जो बोले गए शब्द हैं, उनके अर्थ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसा बोला गया है हम वैसा का वैसा उसे पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ही कैन अंडरस्टैंड, ही मतलब लिसनर, सुनने वाला, जो श्रोता है, जो लिसनर है, वह अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेज, जो वाक्य बोले गए हैं उनका मतलब समझ सकता है। लिसनर कैन नो, लिसनर जान सकता है। अबाउट, किसके बारे में? अबाउट करेक्ट रिदम, सही लय, सही बल और सही बल आघात यानी इंटोनेशन, स्ट्रेस और जो रिदम है, बोलने का जो लय है, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है और कहाँ जो है हमें जोर देना है बोलते समय, कहाँ तीव्रता के साथ बोलना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं लिसनर को अच्छे प्रकार से लिसनिंग के माध्यम से समझ में आ जाती हैं। तो ये बात हो चुकी है कि स्पीच साउंड को रिकॉग्नाइज करना, सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर पाना और रिदम को जानना, बोलने वाले की लय को पहचानना, ये हमारे लिसनिंग की इम्पोर्टेंस है, उसकी क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं कि लिसनिंग जो हम करते हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है जो लिसनिंग है वो 2 प्रकार की यानी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली लिसनिंग है कैजुअल लिसनिंग, जिसे आप सामान्य श्रवण के नाम से भी जानते हो। अब ये होती क्या है इसको समझते हैं। वेन वी लिसन समथिंग, जब हम कुछ भी सुनते हैं, विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पज, बिना किसी उद्देश्य के, जब हम सुनते तो हैं परंतु उसका कोई फिक्स उद्देश्य नहीं है, तो वह आपके कैजुअल लिसनिंग कहलाती हैं। इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। इसके बाद यदि हम ध्यानमय श्रवण करते हैं तो उसे फोकस्ड लिसनिंग कहा जाता है। अब ये इसकी परिभाषा क्या है उसको जानते हैं। व्हेन वी लिसन, जब हम सुनते हैं, समथिंग कुछ भी, विद अ प्रॉपर अटेंशन, विशेष ध्यान के साथ, तो उसे कहते हैं इट इज़ कॉल्ड फोकस्ड लिसनिंग। यह क्या कहलाती हैं? फोकस्ड लिसनिंग कहलाती हैं। तो यहाँ तक की बात हो चुकी है लिसनिंग और लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या है, आपके कैजुअल लिसनिंग क्या होती है और साथ ही में फोकस्ड लिसनिंग किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, एक प्रश्न आपके यहाँ है और ये अभी तक पूछा तो नहीं गया है परंतु मुझे चांस लग रहा है कि कभी ना कभी तो इसे पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है कि मास मीडिया किसे कहा जाता है या इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती हैं। तो मास मीडिया को हिंदी में कहा जाता है जन संचार के साधन, यानी जन जन का मतलब जनता तक जो संचार, जो आपके सूचनाएं हैं, जो समाचार हैं, उनको पहुंचाने की जो संचार के साधन हैं वो जन संचार के साधन यानी मास मीडिया कहलाते हैं। अब इसको अंग्रेजी में समझते हैं। न्यूज़पेपर्स,
रेडियो एंड टेलीविज़न आर कॉल्ड मास मीडिया। यानी जो न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं, जो रेडियो हैं और जो आपका टीवी हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉल्ड, दे आर कॉल्ड मास मीडिया। वे क्या कहलाते हैं? वो मास मीडिया यानी जनसंचार के साधन कहलाते हैं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि वी कैन कम्युनिकेट, हम बात कर सकते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों से, थ्रू देम, उनके माध्यम से। आप अपनी बात को अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर पहुंचाते हो तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो यही मास मीडिया का मुख्य कार्य होता है। अब हम मुख्य मास मीडियाओं के बारे में जानकारी लेते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो के बारे में कि रेडियो किस प्रकार का मास मीडिया है। रेडियो लेसन, जो लेसन पढ़ाया जाता है रेडियो के माध्यम से इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, हेल्प्स इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो लिसनिंग का जो कॉम्प्रिहेंशन है, लिसनिंग की जो क्वालिटी है वो डेवलप करती हैं कौन? रेडियो के लेसन्स। रेडियो के जो लेसन्स हैं वो आपके अंदर डेवलप करते हैं लिसनिंग क्वालिटी को। इट इज़ एन ऑडियो एड, यह एक श्रव्य साधन है। AID का मतलब होता है साधन, सामग्री। तो ऑडियो एड का मतलब क्या हो गया? श्रव्य सामग्री। तो रेडियो किस प्रकार की सामग्री है? रेडियो आपके श्रव्य सामग्री होती हैं। अगला मास मीडिया है टेलीविज़न। इट इज़ बोथ ऑडियो एंड विजुअल एड, यह दोनों प्रकार का साधन है। कौन सा आपके? एक तो श्रव्य हैं, ऑडियो हैं, एंड विजुअल हैं, दृश्य हैं। तो श्रव्य और दृश्य, इसमें हम देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। तो ये दोनों प्रकार का काम करने वाला साधन है। टेलीविज़न इज मोर इफेक्टिव मास मीडिया इन इंग्लिश लर्निंग, अंग्रेजी सीखने के लिए, इंग्लिश लर्निंग के लिए मोर इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली जो मास मीडिया है, जनसंचार का साधन है, वो क्या है आपका? वो है टेलीविज़न। चिल्ड्रन कैन लर्न, बच्चे सीख सकते हैं इंग्लिश इन बेटर वे विद द हेल्प ऑफ टीवी, टीवी की सहायता से। तो ये बात हो चुकी है हमारी की लिसनिंग क्या होती हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती हैं, साथ ही में मास मीडिया किसे कहते हैं, रेडियो और टेलीविज़न किस प्रकार के मास मीडिया हैं। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स की, जो मैंने आपको अभी बताए थे कि हम शॉर्ट फॉर्म भी जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? MT का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म दोनों कोई सी भी दी जा सकती हैं। शॉर्ट फॉर्म है MT को हिंदी में कहते हैं मातृभाषा, अंग्रेजी में कहते हैं मदर टंग। क्या कहते हैं? मदर टंग। इसके बाद है ESL, ई का मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ई का मतलब इंग्लिश है और उसे अगर द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करें तो उसे हम कहेंगे इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। अगला है ELT, जहाँ ELT का फुल फॉर्म होगा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण। क्या है? अंग्रेजी भाषा शिक्षण। इसके बाद फुल फॉर्म है आपके NCF का। NCF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। यह 2005 में आपके आई हैं। तो NCF जो है वो 2005 में बना है। इसके बाद है NPE का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा की नीति। तो शिक्षा के लिए जो राष्ट्र की नीति है उसे NPE कहा जाता है और यह 3 बार आ चुकी हैं। पहली बार 1968 में आई, दूसरी बार 1986 में आई और लेटेस्ट जो है आपके 2020 में नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई हैं। उसके बाद फुल फॉर्म है CCE का और ये सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है कि CCE का फुल फॉर्म क्या होता है। CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह 2009 में CBSE के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला मूल्यांकन का तरीका था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डाइट, SIERT, SCERT, CWSN और NCERT की फुल फॉर्म। सबसे पहले हम डाइट की फुल फॉर्म देखते हैं। डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग,
एजुकेशन शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जो जिले में संस्थान होता है उसे ही डाइट कॉलेज या सरकारी बीएसटीसी कॉलेज कहा जाता है। डाइट कॉलेज की स्थापना जो है सबसे पहले 1988 में की गई थी एमएचआरडी के द्वारा। एमएचआरडी यानी कि आपके मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। अगला है SIERT, जिसे आप वर्तमान में SCERT के नाम से जानते हो। तो SCERT का पुराना नाम क्या है? SIERT। दोनों की फुल फॉर्म में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? SIERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। शिक्षा के लिए जो अनुसंधान करना होता है और जो प्रशिक्षण होता है उसका जो संस्थान है वो SIERT कहलाता है। राज्य में राजस्थान के अंदर SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 में की गई थी। वर्तमान में इसे SIERT नहीं SCERT कहा जाता है, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसे वर्तमान में काउंसिल कहा जाता है, पहले यह इंस्टीट्यूट के रूप में था। वर्तमान में यह 2018 में बना। 14 अगस्त 2018 को इसे SIERT के नाम से न कहकर SCERT के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद हैं इस साल पूछे जाने वाली फुल फॉर्म, जो आपके 2022 में पूछा गया था कि CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता होती हैं तो उन्हें कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसके बाद हैं NCERT। NCERT जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में जो अनुसंधान करना होता है, जो खोज करनी होती है और जो प्रशिक्षण चलता है उसका जो संस्थान है उसे NCERT के नाम से जाना जाता है, जो 1 सितंबर 1961 को बना था। आपको याद होना चाहिए NCERT वर्तमान में दिल्ली में स्थापित हैं। तो ये बात हो चुकी है सारी शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म की और साथ ही में लिसनिंग के सभी नोट्स की। यह नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है। और आपको हमें कमेंट करके बताना है कि जो हमने आपको पढ़ा है वो आपको किस किस प्रकार से समझ में आया, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप जो हैं हमें इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन प्रोवाइड करें।